सर, सवाल ये है कि आखिर बीजेपी में बगावत कहाँ से आ गई अब पीएम मोदी के लिए? ऐसी बगावत कौन कर रहा है आखिर वहां पे? जी सर। देखिए सुष्मिता जी, प्रबंधन का, मैनेजमेंट का सिद्धांत ये कहता है एडमिनिस्ट्रेशन के 3 तरीके होते हैं। एक होता है बी गुड अप्रोच, एक होता है बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच, एक होता है इम्प्लिसिट बार्गेनिंग अप्रोच। बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच का मतलब ये होता है कि जो शासक होता है या हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत सख्त मिजाज का होता है, उसका ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होता है, डिक्टेटोरियल होता है, जो मोदी जी का है। दूसरा होता है डेमोक्रेटिक, जो कि राहुल गांधी का स्टाइल है। वो स्टाइल है कम्युनिकेशन का, टू वे कम्युनिकेशन का। मोदी जी का स्टाइल है मोनोलॉग का, वो कहते हैं और लोग मानते हैं। तीसरा स्टाइल होता है इम्प्लिसिट बार्गेनिंग का, जिसमें कि जो मुखिया है वो ये कहता है कर्मचारियों से, तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें लाभ दूंगा, नहीं करोगे तो नहीं दूंगा, काम करोगे तो दूंगा। ये 3 अप्रोच होती है। बी स्ट्रॉन्ग अप्रोच की जो सबसे बड़ी समस्या है सुष्मिता जी, वो ये होती है, जब तक लीडर स्ट्रांग होता है तब तक सब लोग उसकी बात मानते हैं, और जैसे ही यह आभास होने लगता है कि जो लीडर है उसकी नेतृत्व क्षमता पे प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं या उसकी ताकत कम होने लगी है, तो लोग रिवोल्ट करने लगते हैं। जी। यही देखिए, यही जर्मनी में हुआ, यही इटली में हुआ, यही हर जगह होता है। जहां आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं तो नीचे वाले दब जाते हैं। आपके जो कर्मचारी हैं, आपके जो मातहत हैं, वो आपके खिलाफ बात नहीं कर पाते, तो सारे के सारे निर्णय आपके होते हैं, लाभ आपके होते हैं, हानि आपके होते हैं, जो फायदे होते हैं वो आपके होते हैं, नुकसान आपके होते हैं। तो आज की स्थिति में वही स्थिति मोदी जी की हो गई है बीजेपी के अंदर। अच्छा, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, जो नीचे वाला अपनी बात नहीं कह सकता। आपने सुना होगा जापान का एक सिस्टम होता है, उसको कहते हैं काइजेन सिस्टम। काइजेन सिस्टम में जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपने कर्मचारियों से कहता है कि राय दो, जो भी तुम समझते हो ऑर्गेनाइजेशन के हित में है राय दो, बिना डरे दो, और जो सबसे अच्छी राय देगा मैं उसको 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। तो उससे क्या होता है कि कर्मचारियों की हिम्मत बढ़ती है कि मालिक से अपनी बात कह सके, ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होता है, मालिक को भी फायदा होता है, कर्मचारियों। लेकिन अगर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होगी, डिक्टेटोरियल लीडरशिप होगी, तो जो कर्मचारी है वो हिम्मत नहीं करेगा मालिक को बताने की। उसे ये पता भी है कि मालिक जो काम कर रहा है वो हित में नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के नुकसान में है, लेकिन क्योंकि उसको वो अधिकार नहीं है, लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है कि अपने मालिक से कह पाए, इसलिए मालिक को भी नुकसान होता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान होता है, और कर्मचारियों को भी नुकसान होता है। जो आज के तारीख में बीजेपी में हो रहा है, अटल जी के साथ नहीं था सुष्मिता जी। अटल जी जब लखनऊ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके छोटे छोटे कार्यकर्ता आके अटल जी से लड़ सकते थे। वो अटल जी से कहते थे कि अटल जी क्या बात करते हैं ऐसे, आपने हमारा काम नहीं कराया, हमारे मोहल्ले का काम नहीं कराया। तो अटल जी उनकी बात को सुनते थे, गुस्सा नहीं करते थे, मुस्कुराते थे। क्या आप ये कल्पना कर सकती हैं कि आज की तारीख में मोदी जी से कोई जाके इससे कहे कि मोदी जी आपने गलत निर्णय लिया, नोटबंदी आपने गलत कर दी, जीएसटी आपने गलत कर दिया, तालाबंदी आपने। तो जब मातहत जो कर्मचारी है वो दब जाता है, अपनी बात नहीं कह पाता है, तो जब भी उसे मौका मिलता है एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाती है। तो जो गहलोत साहब ने कहा, वास्तविकता में बीजेपी की आज स्थिति यह है, अगर उनको लगता है कि उनका नेतृत्व कमजोर हो रहा है, तो वो नेतृत्व के खिलाफ उनका जो विद्रोह है, जो 9 साल से दबा हुआ है, वो अचानक बाहर आएगा। आपने देखा कर्नाटका में क्या हुआ, हिमाचल में देखा कि कार्यकर्ता जो कैंडिडेट्स थे वो अपना कैंडिडेचर वापस करने के लिए मोदी जी की बात सुनने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश में तो भगदड़ की स्थिति आप देख रहे हैं, जो सिंधिया जी के खासम खास लोग हैं, जो सबसे मजबूत लोग उनके साथ थे, वो बीजेपी छोड़ रहे हैं। तो ये स्थिति वो है जिसको संभालना, और जब ये चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया को शुरू कर देगा, उसके बाद मोदी जी के लिए और बीजेपी को इस रिवोल्ट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देखते जाइए, जैसे ही असेंबली इलेक्शन के चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी, बीजेपी में भीषण विद्रोह होगा। ये मेरा खुद का सोच है, गहलोत साहब ने जो कहा वो बात अलग है। अखिल सर, क्या लगता है कि बीजेपी इन्हीं सब मुद्दों से 2024 चुनाव लड़ेगी कि फ्लाइंग किस किया राहुल गांधी ने ये बोल दिया, राहुल गांधी ने वो बोल दिया, कोई मुद्दा नहीं रह गया है क्या? देखिए, पहली बात तो सुष्मिता जी, आप देखिए, जब राहुल गांधी की पदयात्रा नहीं शुरू हुई थी, रोज कांग्रेस के लोग छोड़कर बीजेपी में जा रहे थे। जी। जब से उनकी पदयात्रा शुरू हुई, कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में लोग नहीं गए, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस पे आ रहे हैं। ये परिवर्तन देखिए आप। दूसरी बात यह है, अब इसका मतलब यह है कि लोगों को जमीन के अंदर ये स्पंदन पता चल गया है कि राजनीति की दिशा क्या है। जो मयूर जी ने कहा
कि गुजरात के नरेंद्र भाई जो है वो बॉल लेके भाग जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि बिहार के लालू भाई जो हैं और नीतीश भाई जो हैं और उत्तर प्रदेश के जो अखिलेश भाई हैं, ये गुजरात के नरेंद्र भाई से कम नहीं है। तो अभी जो बात हो रही है, देखिए अब सवाल जो है गुजरात अस्मिता और बाकी बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु की अस्मिता के बीच में लड़ाई होगी। तो इसलिए बहुत ज्यादा देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि वो उस प्रकार के उद्दंड बालक हैं जो बॉल लेके भाग जाते हैं, लेकिन यहां तो उत्तर प्रदेश बिहार वाले पूरे विकेट के विकेट उठा के ले जाएंगे, बल्कि खिलाड़ियों को भी ले जाएंगे। तो इस मामले में जो बाकी देश है वो गुजरात से किसी मामले में कम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो फ्लाइंग किस की बात कर रही हैं आप, अरे फ्लाइंग, अगर उस वीडियो को कोई देख ले, पहली बात तो यह है कि वो कह रहे हैं कि मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, और स्पीकर से कह रहे हैं। तो जी, उधर जो आदमी उस दिशा में नहीं है जो कि 145 डिग्री पे बैठा हुआ है, उसको फ्लाइंग किस मिल कैसे गया? अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए मुझे कोई भी, मेरी पोती जब घर से जाती है, कार में बैठ के जाती है, मेरा बेटा जाता है आता है, जब कार से जाते हैं हम फ्लाइंग किस करते हैं। अरे फ्लाइंग किस जो है ये प्यार की निशानी है, इसमें घृणा भाव कहां से आ गया, इसमें बाकी चीजें कहां आ गई? अच्छा, मैं 71 साल का हूं, अगर कोई 50 साल की बेटी या 50 साल का लड़का कोई फ्लाइंग केस करता है तो उन्हें बुरा मानने की क्या बात है? तो मानी माने कि राहुल गांधी जो हैं वो एक एलिजिबल बैचलर हैं, और उन्होंने जो बात कर रहे थे वो स्पीकर से कर रहे थे, किसी एमपी से तो बात कर नहीं रहे थे। अगर वो किसी एमपी को करते, अच्छा ये भी देखिए, जो महिला संसद, जिन लोगों ने 22 लोगों ने लेटर पे साइन किया है, वो अलग अलग जगह बैठी हैं। तो फ्लाइंग किस एक तरफ हुआ होगा कि पूरे पार्लियामेंट में वो फ्लाइंग किस फैल गया? अच्छा, इस पे मैं कहता हूं सीबीआई की इंक्वायरी करा लीजिए, ईडी की इंक्वायरी करा लीजिए, आप अमेरिकन एजेंसीज को लगा दीजिए अगर वो फ्लाइंग किस है। अच्छा, दूसरी बात आप ये समझिए सुष्मिता जी, हर देश की ये परंपरा है कि जब महिला के हाथ को छुआ जाता है, केवल उंगलियों को टच किया जाता है, हथेली, पूरा हैंडशेक नहीं होता जैसे पुरुष पुरुष हैंडशेक करते हैं। ये संस्कृति है, केवल हाथ को टच किया जाता है, वो भी तब किया जाता है जब महिला अनुमति दे। हमारे देश के कुछ ऐसे नेता हैं, आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा, न्यूज में देखा होगा, वो दूसरे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की पत्नियों के हाथ को न केवल एक हाथ से पकड़ते हैं, दोनों हाथ से पकड़ते हैं और 2-3 मिनट तक छोड़ते नहीं है। अरे ये महिला के हाथ जब हैंडशेक किया जाता है, अरे महिला से पौरुषत्व दिखाने के लिए तो हैंडशेक किया नहीं जाता। दूसरी चीज देखिए, मैं स्पष्ट मानता हूं, नारी और पुरुष में नारी हर चीज में श्रेष्ठ है, केवल शारीरिक शक्ति में कमजोर है। बाकी जो प्लानिंग है, जो मल्टीटास्किंग है, जो उसकी एक प्रकार की पेशेंस है, उसमें नारी श्रेष्ठ है। पुरुष केवल एक चीज में श्रेष्ठ है, तो उसमें हाथ को 2-2 मिनट तक न छोड़ना और दूसरे देश के राष्ट्रपति की पत्नी को 7.5 कैरेट का हीरा भेंट कर देना, ये कौन सी संस्कृति है? अरे मणिपुर की महिलाओं को जाके रोटी दे दो, उनको खाने को दे दो। यहां खाने के बिना 50,000 लोग शरणार्थी बने हुए हैं, आप जाके वहां 7.5 कैरेट का हीरा दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं राहुल गांधी फ्लाइंग किस कर रहा है। अरे फ्लाइंग किस जो है उसको मुद्दा बनाना, इसका माने मूर्खता जाहिर हो रही है। और एक चीज और समझिए, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, कोई राजनीतिक व्यक्ति हूं नहीं, मैं तो एक शिक्षक हूं। भगवान राम पर और लक्ष्मण जी पे शूर्पणखा ने झूठा आरोप लगाया था, उसका हर्ष आप जानते हैं क्या हुआ था। तो नारी को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार के झूठे प्रलाप, क्योंकि अगर कोई नारी आरोप लगाती है तो उसको सीरियसली लिया जाता है, तो झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। राहुल गांधी की नियति आप देखिए, पदयात्रा में लाखों लड़कियों ने, बेटियों ने, वृद्धाओं ने, 18 साल की बेटियों ने जिस प्रकार से राहुल गांधी को गले लगाया है, उनसे निःसंकोच मिली हैं, इसका मतलब यह है कि उसमें वो भाई बेटा और अपना बच्चा देखती हैं, वो उसमें ऐसा कोई दुर्भाव नहीं देखती हैं राहुल गांधी के अंदर। और राहुल गांधी लोकसभा के अंदर बात कर रहे हैं सभापति से और फ्लाइंग केस पहुंच रहा है कहीं और। तो ये जो फिजिक्स के मूल सिद्धांत हैं, इस पे, क्योंकि आपने भी फिजिक्स पढ़ी होगी बचपन में, तो ऐसे रिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन थोड़ी होता है फ्लाइंग किस का, वो तो जिसकी तरफ इंगित होता है उधर ही पहुंचता है, चाहे स्वीकार करे चाहे स्वीकार ना करे। अगर स्पीकर महोदय कहें कि मुझे फ्लाइंग किस गलत किया, क्योंकि वो उसमें एक प्रकार की सफर्ड पार्टी हैं, तो उनकी बात मानी जा सकती है, जिसको किया नहीं वो बुरा क्यों मानता है? जी सर, आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि सर ने जो बोला है इस पे आप कितना सहमत हैं?
देखिए, मयूर जी ने बिल्कुल सही बोला है और यही यही रेखांकित किया मैंने शुरुआत में। जी, जी। अगर मोदी जी के भाषण में उनके साथी सो रहे हैं, जी। अगर पान की दुकानों में उनके खिलाफ बात हो रही है, अगर जितने भी मोदी जी के भाषण को लोगों ने सुना, उससे 1.5 गुने लोगों ने राहुल गांधी के भाषण को सुना। जी। अगर ये बात सच है कि ये तो अभी की स्थिति है, जब राहुल गांधी पोरबंदर से यात्रा शुरू करेंगे और उत्तर प्रदेश बिहार चलेंगे। अरे सुष्मिता जी, ये सोचिए 2019 के इलेक्शन से कितनी सीटें कम करनी है मोदी जी को अपदस्थ करने के लिए? केवल 50 सीटें। कोई भी आदमी जिसको राजनीति का थोड़ा भी ज्ञान है और जो 2019 में मोदी जी का ब्रांड था और राहुल गांधी का ब्रांड था, और आज जो राहुल गांधी का ब्रांड है और मोदी जी का ब्रांड है, आप इमेजिनेशन में सोते हुए भी नहीं सोच सकते कि 100 सीट कम नहीं हो रही। और दूसरी बात, जो एक सतपाल मलिक ने केवल बात जो कही है, अगर वो न हुआ, जो सतपाल मलिक ने खुलेआम कहा है, जी। ये हो सकता है। मैं उस चीज को रिपीट नहीं करूंगा, भगवान न करे मेरे जिह्वा पर मां सरस्वती विराज जाए, लेकिन अगर वो नहीं हुआ, जैसे वहां 40 हमारे जवानों की शहादत हुई थी, अगर इस प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हुई, तो जिस प्रकार से राहुल गांधी की ग्रहता बढ़ रही है, जिस प्रकार से लोग उनसे मिल रहे हैं, और ये जो इनकी बेल्ट है, जो काऊ बेल्ट है, पूरी उत्तर प्रदेश बिहार वाली, जो बीजेपी का सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया था, अब राहुल गांधी वहां से जाने वाले हैं। और आपको इसका नमूना लग जाएगा जब ये 5 स्टेट के इलेक्शन होंगे। आज के तारीख में नॉर्थ ईस्ट में भी जो बीजेपी का सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया था, बीजेपी की कम से कम 6-7 सीट कम होंगी। हर स्टेट में कोई भी स्टेट नहीं है जहां सीट बढ़ने की संभावना है। और राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद तो सिनेरियो बिल्कुल बदल जाएगा। तो जो अशोक गहलोत ने कहा, देखिए राजनीति के बड़े चतुर होते हैं, और जितने पैसे वाले पूजा, आपको पता होगा कि अडानी जी ने बहुत कोशिश की राहुल गांधी से एक मीटिंग हो जाए। राहुल गांधी ने उनको मीटिंग का टाइम नहीं दिया, क्योंकि अडानी जी भी ये समझ रहे हैं, अदानी जी भी और अंबानी जी भी ये समझ रहे हैं, समय परिवर्तित हो रहा है, राहुल गांधी के राइट साइड पे आ जाएं। राइट साइड पे क्योंकि आने को नहीं मिल रहा है, तो जब वो समझ रहे हैं पूंजीपति लोग, तो ये राजनीतिज्ञ नहीं समझेंगे और दल नहीं बदलेंगे, जैसा कि अशोक गहलोत कह रहे हैं। तो इसकी संभावना मुझे बहुत कम लगती है। वास्तविकता में मोदी जी को डिलीवर करना पड़ेगा। अगर अगले 10 महीने में ये कहें कि मैं सेकुलर हूं, अगर मैं मुसलमानों पे अत्याचार नहीं होने दूंगा, अगर मैं दलितों आदिवासियों पे अत्याचार नहीं होने दूंगा, तो शायद 2% चांस है। अदरवाइज आज के तारीख में पूरा आदिवासी समूह, दलित समूह, अल्पसंख्यक पूरी तरह से इनके खिलाफ एकजुट हो गए हैं। और जो सवर्ण समाज है उसके भी अंदर 50-50% की बांट हो गई है। इसलिए बीजेपी से अगर बड़े बड़े दिग्गज लोग जो है कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, तो सुष्मिता जी और मयूर जानी जी, आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए।